सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि पर चर्चा। संधि में हमने आपको संधि की जो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से हमने आपके स्वर संधि पर संपूर्ण चर्चा हो चुका है। दूसरा भेद हमारा चलता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी हमने आपको 2 संधि पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तीसरा संधि आता है हमारा जस्व संधि। जस्व संधि में भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरी आपको डिटेल से पदांत, क्योंकि जस्व संधि जो होता है 2 भेद होते हैं, पदांत जस्व, दूसरा होता है अपदांत जस्व। तो हमने आपको पदांत जस्व के बारे में संपूर्ण अच्छे से इसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप ना देखे हों तो मेरे वीडियो को जाके पीछे देख सकते हैं। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। मैं आपको एक एक करके संधि को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों का भी हित हो सके। जैसे मैंने पदांत संधि पर चर्चा किया था इसके पहले, ये कहता क्या था कि अंत माने अंत में, किसके अंत में? पद के अंत में। पद के अंत में आपको झल प्रत्याहार का वर्ण दिखे तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारा चलता है दूसरा भेद। जो जस संधि का दूसरा भेद है उसका नाम क्या है? अपदांत। अपदांत जस संधि। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है झलाम जस झसी। आइए पहले इस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब एक एक तोड़ तोड़ के इसको मैंने आपको बताऊंगा। क्या ये क्या कहता क्या है? सूत्र की कहता क्या है कि झलाम। झलाम मतलब होता है पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो। किस प्रत्याहार का? झल प्रत्याहार का वर्ण हो। और द्वितीय पद के प्रारंभ में झस का मतलब होता है झस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये जस हो जाता है। तो आइए इसको क्या करेगा हमारा, देखिए पहले इसमें ये लिखा है प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? झल प्रत्याहार का वर्ण। तो झल प्रत्याहार का जो वर्ण होता है महेश्वर सूत्र में 8वें सूत्र से लेकर जो 14वां सूत्र है, झभय घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटतव, कपय शक्सर हल। तो ये आपके इतना वर्ण होगा प्रथम पद के अंत में। और द्वितीय पद के प्रारंभ में हमको क्या देखना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ण है पदांत में, जबकि द्वितीय पद को हम लोग नहीं देखते थे। सिर्फ प्रथम पद के अंत में झल मिले तो वर्ग का तीसरा अक्षर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण देखना है। क्या देखना है? झस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो क्या करेगा? झस में क्या क्या आता है आपका? 8वां सूत्र से लेकर जो 10वां सूत्र है महेश्वर सूत्र का, जब गड़दस जब गड़दस, यहाँ तक कोई यदि वर्ण आपको मिले द्वितीय पद के प्रारंभ में, तो जो झल होता है तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। अब जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ज, ब, ग, ड, द, श का लोप हो जाएगा। तो ये कहता क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में झस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। यहाँ पर प्रथम पद के अंत में क्या रहेगा? पद नहीं रहता, वहां पर अपदांत, क्योंकि यहाँ लिखा अपदांत, तो यहाँ पद नहीं रहेगा, अर्थात कोई धातु या क्रियाएं कोई रहेगी। तो क्रिया के अंत में कोई वर्ण मिलेगा जो झल प्रत्याहार का वर्ण होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। ठीक, आइए इसका उदाहरण क्या होगा?
उदाहरण में आपको हम दिखा रहे हैं पहला उदाहरण। जैसे इसमें लिखा शब्द बुध धन धी। ठीक, क्या लिखा? बुध धन धी। देखो प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा कि नहीं? तो धा आ रहा है। धा कहाँ आता है? घ ढ़ ध श। तो 9वें सूत्र में आ रहा है, तो 8वां से लेकर 14वां सूत्र है, तो 9वां का स्वर्ण आ रहा है। इस वर्ण का क्या होता है? जस हो जाता है। जस का मतलब है जिस वर्ग का ये वर्ण रहेगा, ये किस वर्ग का है? त थ द ध, त वर्ग का है। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है यहाँ पर? द होता है। तो धा के स्थान पर क्या हो जाएगा? द। इधर क्या लिखा है? धी। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बुद्धि। वैसे अगर पूछा जाए इसमें, तो धा आधा है कि द आधा है? लोग बोलते हैं यहाँ ध आधा है द पूरा है, लेकिन ये गलत है। जो देखने में आपको आधा लग रहा है वो पूरा है, जो पूरा दिख रहा है वो आधा है आपका। कैसे? पढ़िए। बुद्धि। धी बाद में आ रहा है कि नहीं? तो बुद्धि, ये आपके क्या हो गए? बुद्धि शब्द बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है युद्ध धन ध। क्या है? तो यहाँ पर भी आपको देखिए झल प्रत्याहार क्रमण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बाद में देखो झस भी मिल रहा है यहाँ पर। झस 8 से 10 आता है, 9वां सूत्र है घड़दश ना। तो आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा धा, ता वर्ग का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। युद्ध। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? युद्ध बन जाएगा। ठीक, तीसरा आता है हमारा क्रोध धन धा। यहाँ भी वही आ रहा है, देखो पूरा झल है फिर झस है, तो जस कर देंगे इसका, क्रोध द हो जाएगा ध। अब इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? क्रोध थ। तीसरा चौथा उदाहरण देखिए। जैसे एक उदाहरण इसमें है लभ लभ धन ध लिखा है। तो यहाँ भी वही है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, बाद में झस भी है, यहाँ पर ध है, तो ये वर्ग का तीसरा अच्छा कर दीजिए। लभ ध जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सब? लब ध बन जाएगा। इसी तरह हमारा है पांचवा सुध। शुद्ध धन ध लिखा शुद्ध। यहाँ भी वही है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, बाद में आपका क्या है? झस प्रत्याहार का वर्ण है, तो तीसरा अक्षर हो जाएगा, बन जाएगा शुद्ध ध, तब बन जाएगा हमारा श्रुत शुद्ध ध। तो इस तरह से आपके उदाहरण है। ये आपका कोई पद नहीं, ये धातु है आपका। तो धातु है या क्रिया है कोई, तो इसको बोलेंगे अपदांत। जब कोई धातु या क्रिया के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण मिले और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी झस प्रत्याहार का वर्ण मिले, तो ये जिस वर्ग का रहेगा उस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा बुद्धि। इसी तरह युद्ध धन धा झल प्रत्याहार का वर्ण है, बाद में आपका झस प्रत्याहार का वर्ण है, तो झस जस हो जाएगा। जस मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर कर दिया, युद्ध बन गया। यहाँ पर क्रुद्ध धंधा है, धा का दा हो गया तीसरा अक्षर, बन जाएगा क्रुद्धा। लब धंधा, यहाँ वर्ग क्या है? यहाँ झल प्रत्याहार का वर्ण है, इस साइड आपका
झस प्रत्याहार का वर्ण है तो आपका झल के स्थान पर जस कर देंगे तो पावर का है, पावर का चौथा है तो यहाँ तीसरा हो जाएगा, लब्धा यहाँ शुद्ध धंधा धा यहाँ पर धा हो जाएगा तीसरा, तब बन जाएगा शुद्ध धा। अब आपको एक आसान तरीका दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ वर्ग का तीसरा अक्षर हुआ है आपका द हुआ है, तो यहाँ बुध एक क्रिया थी आपकी, बुध क्रिया थी और यहाँ पर हुआ है तीसरा अक्षर तो वहां था आपका चौथा अक्षर। वैसे देखेंगे सब में चौथा अक्षर आपको दिख रहा है। जब कोई क्रिया हो और उसके अंत में क्या हो वर्ग का चौथा अक्षर दिखे तो वहां पर आपको क्या कर देना है, वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है। यही सबसे आसान ट्रिक है कि आप देखेंगे कोई क्रिया रहेगा और उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, हर वर्ग का तीसरा अक्षर दिखेगा, तो वहां पर समझ जाइएगा कि जस्व संधि है। जस्व संधि में भी दो भेद होते हैं, एक पदांत जस्व होता है, दूसरा होता है अपदांत। ठीक, एक बार आइए इसको देखते हैं जल्दी से। तो हमने आपको पढ़ाया कि जस्व संधि के दो भेद होते हैं, पदांत होते हैं एक, अपदांत होता है। पदांत जस्व का सूत्र क्या है, झलाम जसो अंते। ये कहता है पद के अंत में झल प्रत्याहार का हो वर्ण हो तो उसके स्थान पर जस हो जाता है, अर्थात कोई पद होना चाहिए, क्रिया नहीं होगी इसमें, तो पद हो उसके अंत में आपको झल मिले अर्थात वर्ग का पहला अक्षर दिखता है आपका तीसरा करता है। लेकिन अपदान जस्व जो संधि है इसका सूत्र है झलाम जसवंते। ये क्या कहता है, कोई अपद हो, अपद माने कोई क्रिया हो या धातु हो उसके अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहां पर और बाद में क्या दिखे आपको झस प्रत्याहार का वर्ण मिले तब वहां जस कर दे। जस मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर वहां भी कर देता है। यहाँ पर जब गढ़ दश यही होगा आपका तीसरा अक्षर। इसमें मैंने आपको दिखाया झल प्रत्याहार का वर्ण है, इस साइड आपका झस प्रत्याहार का वर्ण है, ये ता वर्ग का है, ता था दा धा है, तो यहाँ ता वर्ग का तीसरा अक्षर दा होता है, तो शब्द बन जाएगा हमारा बोध भी। तो इस तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे। इसी तरह आप शुरू से अंत तक पूरा देखते रहेंगे तो आपको एक एक संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।